McAfee World. हेडिंग डालिए, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। हमने जो लास्ट क्लास में मॉलिक्यूलर स्पीड देखी थी ना, वो हमें किसने बताया था? वो हमें मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, उन दोनों ने मिलके वो सब कुछ डिराइव किया था, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। उसी को नाम रखा गया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें उन्होंने कुछ एजम्पशंस दिए थे, पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंग टू स्पीड, फॉर स्पीड। तो वो क्या थे? इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी की बात हम लोग कहां पर करते हैं? प्रोबेबिलिटी की बात वहां पर आती है जहां पर भी आपको कहीं पर भी फिक्स्ड नंबर नहीं मिलता। जहां पर भी आपको कोई फिक्स नंबर नहीं मिलता है, यानी एक फिक्स वेलोसिटी किसी भी मॉलिक्यूल की नहीं रहेगी। हर मॉलिक्यूल एक डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो हम यहाँ पे उन सारी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के हेल्प से हम उनकी एक प्रोबेबल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे ग्राफिकली शो किया गया है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, आरएमएस वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ये दो तो हम फिक्स फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो आपने देखा था थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी थी, एमपी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी फिक्स नहीं होती है। वो किसकी वेलोसिटी होती है? जो मैक्सिमम फ्रैक्शन, हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को रखता है, उसी को बोला गया है मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। चलिए पहले हम इनके एजम्पशंस पूरे देख लेते हैं, फिर ग्राफ को समझेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे बताया था, इट गिव्स द स्टेटिस्टिकल एवरेज ऑफ द स्पीड ऑफ द होल कलेक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो भी आपके पास गैस मॉलिक्यूल थे, उनका एक स्टेटिस्टिकल कलेक्शन एवरेज निकाला गया था स्पीड का, और उसी को यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीड बोला गया है। फिर नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल में वेरी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। एक गैसियस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो से लेके इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है। द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एज फॉलोज। यहां पर ये वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग पर्टिकुलर स्पीड। और एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है? वेलोसिटी ऑफ दी और स्पीड ऑफ दी मॉलिक्यूल्स। अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे, यहां पर इस पॉइंट पॉइंट पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, और देखो उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम जीरो से U1 तक में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो अगर हम अभी आप ये वाले ग्राफ को देखिए, जो ऊपर वाला ग्राफ है, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। तो जब हमने इस वाले को देखा, तो इतने मॉलिक्यूल जो इसके अंदर दिख रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो से U1 के बीच में लाई कर रही है। अगर हम उसके आगे जाते हैं, तो ये जो पीक है, पीक ऑफ द ग्राफ, ये जो है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को। यहाँ इससे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, उसको यहाँ पर लिखा गया है VMP। फिर उसके बाद यहां पर देखो, ये VRMS है, और उन दोनों के बीच में देखो यहां पर एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ बनाया गया था, और यहाँ पर दिखाया गया था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ है। ठीक है, तो ये वो फ्रैक्शन है जिसकी वेलोसिटी जीरो से U1 है। और लास्ट में ये वाला जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर, जिसको इधर शेडेड किया गया, नीचे वाले को देखिए, ये वाले फ्रैक्शन को, ये वो फ्रैक्शन है जो हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और ये वो फ्रैक्शन है जो लोएस्ट वेलोसिटी, यानी जीरो से U1 के बीच में मूव कर रहे थे। तो ऐसा उन्होंने एक वेलोसिटी से ग्राफ बनाया। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे। तो वहां पर क्या होगा? जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये ग्राफ जो अभी यहां पर था टॉप,
वो टॉप शिफ्ट होके देखो यहाँ पर आ गया, जो टॉप यहाँ पर था अभी वही टॉप शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ये नया टेम्परेचर है, इसको T2 बोला गया, T2 ग्रेटर देन T1 है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये कर्व कैसा होता जाएगा, फ्लैटर होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे कर्व फ्लैटर होता जाएगा। फ्लैटर होने का मतलब से क्या पता चल रहा है हमें, कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल है वो जो हाईएस्ट वेलोसिटी पे जाएंगे उनका नंबर इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो हाईएस्ट वेलोसिटी जैसे जैसे इंक्रीज करेगी ये ग्राफ कैसा होता जाएगा, फ्लैटर। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएंगे ये ग्राफ और डाउन आ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंफिनिटी तक आप इसको वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपने मैक्सिमम टेम्परेचर कर दिया तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी यानी इंफिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। ऐसा इस ग्राफ से इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब उस ग्राफ से उन्होंने कुछ कंक्लूजन हमें दिए, वो कंक्लूजन आपको याद रखने हैं। पहला कंक्लूजन, द एरिया अंडर द कर्व विल डिनोट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो ग्राफ था इसको अगर हम पूरे को शेड कर ले तो ये एरिया हमें क्या बताता है कि इतने गैसियस मॉलिक्यूल हैं यहां पर, ठीक है। अब आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दीजिए, क्या नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल वहां पर चेंज हो जाएंगे क्या, उनकी वेलोसिटी चेंज होगी बट नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये किसको बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं चेंज होंगे तो ये ग्राफ ये जो एरिया है ये देखिए कर्व यहाँ पे फ्लैटर होता जा रहा है, लेकिन उसका ओवरऑल एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एरिया किसको डिनोट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वहां पर कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा। ये लाइन में किसी के पास कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही चीज कंक्लूड की है, टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी कांस्टेंट एंड विल बी यूनिटी एट ऑल टेम्परेचर। फिर एरिया अंडर द कर्व 0 to U1 will give fraction of molecule racing speed between 0 to U1. This fraction is more at T1 and less at T2, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फ्रैक्शन देखो कम हो गया है। पहले फ्रैक्शन देखो इतना था, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन यहां पर कम हो गया, लेकिन इधर का फ्रैक्शन देखो पहले से बढ़ गया। इधर पहले फ्रैक्शन इतना था, अभी फ्रैक्शन इतना हो गया। तो यानी हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ता है इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, और लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन कम होता है इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर। ये सेकंड कंक्लूजन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द पीक। पीक मतलब ये टॉप, टॉप टॉप corresponds to the most probable velocity, VMP। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर लास्ट में एट हायर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड, at higher temperature the fraction of molecule having a speed less than a particular value decreases, and for gases with different molar mass will have following graph at given temperature। ये सारा एक ही गैस के लिए था, ठीक है। अब यही ग्राफ आपको अलग अलग मॉलिकुलर वेट वाली गैसेस के लिए दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये M1 का ग्राफ है, ये M2 का और ये M3। मॉलिकुलर वेट इसका ज्यादा है, इसका मॉलिकुलर वेट कम है, इसका मॉलिकुलर वेट सबसे कम है, ठीक है। तो जिसका मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा था उसके लिए आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट कम होता जा रहा है ग्राफ फ्लैटर होता जा रहा है, और ये तीनों ग्राफ एक ही टेम्परेचर पर ड्रॉ किए गए हैं। तो ये सारा आप एक बार अच्छे से नीट एंड क्लीन कहीं पर नोट कर लीजिए। दिस इज नॉट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट फॉर जेईई एडवांस एंड बिट सेट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डन सर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ गैसेस। हमें गैस का बिहेवियर देखना है। तो a gas that obeys ideal gas law and follow the ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure is called ideal gas, ठीक है। लेकिन एक्चुअली there is no gas
that exactly follow all these condition. ठीक है, तो कोई भी गैस पूरी तरह से कभी भी आइडियल होती ही नहीं है। तो गैस अगर आइडियल नहीं तो फिर क्या है, तो गैस का बिहेवियर आइडियल नहीं होगा, लेकिन आइडियल से थोड़ा सा डेविएटेड होगा। तो जो डेविएट होने के बाद जो बिहेवियर आता है, तो हम लोग उस तरह की गैसेस को बोलते हैं जो आइडियल गैस को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती, उससे थोड़ा सा डेविएट रहती है, उनको हम लोग क्या कॉल करते हैं, रियल गैसेस। तो अब हम लोग यहाँ पर रियल गैस की डेफिनेशन बना सकते हैं, गैस दैट डज नॉट ओबे रियल गैस लॉ, sorry, a gas does not obey ideal gas law and does not follow ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure is called a real gas। तो इस तरह से हम लोग आइडियल गैस और रियल गैस में गैस को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो हम दोनों पॉइंट हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेंगे, राइट डाउन, मेरे साथ साथ लिखिए। अ गैस that obeys ideal gas laws and follows gas equation PV equals to nRT under all conditions of temperature and pressure is called an ideal gas। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है, आइडियल गैस, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि देयर इज नो सच आइडियल गैस, तो फिर क्या हो सकता है, अ गैस that obeys, that does not obeys a gas that does not obeys ideal gas laws and does not follow gas equation under all conditions of temperature and pressure is known as real gas, is known as real gas, no doubt। तो आप यहां पर कह सकते हो, hence this concept of ideal gas is theoretical or hypothetical। Concept of ideal gas is hypothetical, but ये अब जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं ये आपको याद रखना है, ये आप इसको हाईलाइट करके रखिएगा। एट लो प्रेशर, at low pressure and moderately high temperature, real gases obeys
gas loss approximately. तो यानी आप यहां पर कह सकते हैं कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक रियल गैस जो होती है वो एक आइडियल गैस की तरह वर्क कर सकती है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, और रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस व्हेन एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब देखिए इसी चीज को यहाँ पर ग्राफिकली भी दिखाया गया है। ये ग्राफ को देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये ग्राफ बनाया गया है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है ये। आपको पता है कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आना चाहिए, हाइपरबोलिक ग्राफ आना चाहिए था। ठीक है, तो जब एक आइडियल गैस और रियल गैस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि इनिशियली यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर प्रेशर 0 है। जब गैस आइडियल है, जब गैस कैसी है, आइडियल होती है, तो उस वक्त हमने प्रेशर क्या लिया हुआ, लो यानी मिनिमम। ठीक है, जब प्रेशर लो है उस वक्त देख सकते हो उस गैस का वॉल्यूम मैक्सिमम है। प्रेशर लो है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं उसका देखिए प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। जैसे जैसे आप गैस का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज करना शुरू करेगा। सॉरी, जैसे जैसे वॉल्यूम कम कर रहे हैं, उल्टा बोला मैंने, जैसे जैसे वॉल्यूम हम कम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, उसका देखिए प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर रहा है। ठीक है, अब ये जो था चेंज, ये आइडियल गैस और रियल गैस के लिए देखिए कितना है, आइडियल गैस और रियल गैस के लिए यहां पर ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है जो पहले है वो आपका आइडियल गैस को शो कर रहा है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ रियल गैस को शो कर रहा है। इससे क्या पता चला कि ये एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। कौन कांस्टेंट हो जाता है, ये ग्राफ। यानी अगर मैं यहां से इस पॉइंट को इधर ऐसे मीट करा दूं, एक पॉइंट के बाद देखिए वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दीजिए वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर आप कितना भी बढ़ा दीजिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, वहां पर देखिए, तो जब आप आइडियल गैस के लिए देख रहे होंगे तो आइडियल गैस के लिए आपको ज्यादा सॉरी वॉल्यूम आपको कम लगेगा और प्रेशर सेम लग रहा है। ठीक है, उसी सेम टाइम पर आपने देखा तो रियल गैस के लिए आपको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। यानी ज्यादा वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर सकते हम लोग, किसके लिए, रियल गैस के लिए ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, ज्यादा डिक्रीज नहीं कर सकते। तो ये दोनों के ग्राफ में डिफरेंसेस आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे रैंडमली ग्राफ प्लॉट करके आएगा और आपसे पहचानने को आएगा कि कौन सा आइडियल है कौन सा रियल है। तो जिसमें वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट यानी जिससे मिनिमम वॉल्यूम जो है जिसका ज्यादा होगा वो हमारे लिए क्या है, रियल है। और जिसके लिए मिनिमम वॉल्यूम ज्यादा है, सॉरी मिनिमम वॉल्यूम कम है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। मिनिमम वॉल्यूम ये है, मिनिमम वॉल्यूम एक वॉल्यूम ये है और एक वॉल्यूम ये है। तो रियल गैस के लिए जो मिनिमम वॉल्यूम है वो ग्रेटर है और आइडियल गैस के लिए मिनिमम वॉल्यूम लेसर है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए। तो ये गैस का बिहेवियर हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गैस का बिहेवियर डेविएट हुआ है। आइडियल गैस होना था लेकिन आइडियल गैस नहीं मिली हमें, तो उस गैस का बिहेवियर क्या हो गया है, डेविएट हो गया। तो कैसा डेविएट हुआ है, अगर मैं उस डेविएशन को यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आपको उसके लिए मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ। लेट अस सपोज, देखिए ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ यहाँ पर पीवी वर्सेस पी का ग्राफ, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। आपको याद होगा, अगर बॉयल्स लॉ अपने याद होगा आपको थोड़ा सा, पीवी वर्सेस पी ग्राफ में ग्राफ कैसा आता था, कांस्टेंट ग्राफ आता है, क्योंकि आपको पता है कि पी और वी क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा, चाहे आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज कर दीजिए। तो ये अगर ग्राफ आता है तो गैस क्या है, आइडियल है। अगर ये ग्राफ आया तो गैस आइडियल होगी।
लेकिन जब एक्चुअली गैसेस के ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया तो वहां पर ग्राफ डिफरेंट मिल रहे थे। हीलियम गैस के लिए ग्राफ देखा गया तो वो ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आया ऊपर थोड़ा सा, हाइड्रोजन गैस के लिए और ऊपर आया, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए ग्राफ देखा गया तो ये ग्राफ ऐसा था। ये किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। और अगर और भी देखो, जैसे कि मीथेन गैस का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये कैसा आ जाएगा? इट विल बी दिस इज मीथेन गैस। तो आपने देखा कि किसी भी गैस का बिहेवियर एग्जैक्टली पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं आया, यानी कोई भी गैस एग्जैक्टली क्या है? आइडियल नहीं है। गैस आइडियल कंडीशन से थोड़ा या तो ऊपर की तरफ डेविएटेड है या फिर नीचे की तरफ डेविएटेड है। समझ में आ रहा है सभी को ये चीज? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब आते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दिस डेविएशन। यहां से ही मैंने बोला ना, अब पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन यही वो चीज है जिसको एग्जाम में टीचर इसमें क्वेश्चन बना के आपको आराम से फंसा सकते हैं। तो मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल हर एंगल शो करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं या मोस्ट प्रोबेबल आने वाले हैं, सो दैट आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाए। चलिए नेक्स्ट आप एक हेडिंग ले सकते हैं, कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आपको याद होगा मैंने 2 पॉइंट आपको हाईलाइट स्टार करने को बोला था इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, याद है? वो हाँ पॉइंट सर। यहाँ पर यूज करने का टाइम है। यहाँ पर अब हमें वो पॉइंट यूज करने। द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू दी टू फॉल्टी एजम्पशन। The cause of deviation from ideal behavior due to the two faulty assumption taken in kinetic theory of gases। तो वो 2 faulty assumptions क्या थे? अगर आपको याद हो, एक था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, और जो भी प्रेशर है वो ड्यू टू दी मॉलिक्यूल एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर है, नॉट, ठीक है, ऐसा वहां पर बोला गया था। और दूसरा बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये 2 एजम्पशन जो थे, यही वो 2 फॉल्टी एजम्पशन थे जिसकी वजह से आज हम लोग के पास ये आइडियल गैस का बिहेवियर डेविएटेड है। तो आप यहां पर लिख लीजिए, द कॉज ऑफ डेविएशन, द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, या ऐसे नहीं, द कॉज ऑफ आइडियल बिहेवियर is two faulty assumptions in kinetic theory of gases। टू फॉल्टी assumptions in kinetic theory of, वो assumptions क्या थे एक बार आप उनको भी अच्छे से यहाँ पर लिख लीजिए। there is no force of attraction, there is no force of attraction between the molecules of, between the molecules of a gas। पहला एजम्पशन ये रॉन्ग था। दूसरा जो रॉन्ग एजम्पशन था वो क्या था? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम occupied by the molecules is negligible, negligible in comparison to total volume of gas।
ये दो फॉल्टी एजम्पशंस थे जिनकी वजह से आइडियल गैस इक्वेशन डेविएट हुई, आइडियल गैस डेविएट हुई अपने आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, तो फिर अगर आप चाहते हैं तो हमारी इसका मतलब जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने बनाई थी वो एक्चुअली वो सिर्फ आइडियल कंडीशंस मीट करेगी, यानी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तभी वो वैलिड हो सकती है। ठीक है, अगर हमने वहां पर आइडियल कंडीशन नहीं है तो मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, तब फिर हम कैसे कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें आइडियल गैस इक्वेशंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसमें जो फॉल्ट है, जो रॉन्ग एजम्पशन लिया गया है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा और करेक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों एजम्पशंस को जब मॉडिफाई और करेक्ट किया जाता है तो उससे हमें वहां पर एक नई गैस इक्वेशन मिलती है। ठीक है, उससे हमें वहां पर एक नई गैस इक्वेशन मिलेगी। द न्यू गैस इक्वेशन इज कॉल्ड वॉन्डर वॉल, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन। वो गैस इक्वेशन क्या है, वॉन्डर वॉल गैस इक्वेशन, ध्यान से देखिए, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इज योर वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पर वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में क्या चीज आपको नया दिख रहा है, प्रेशर में कुछ करेक्शन किया गया है, वॉल्यूम में कुछ करेक्शन किया गया है। टेम्परेचर और मोल के साथ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम यहाँ पर किसके साथ आई है, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर दो करेक्शन किए गए हैं, एक तो प्रेशर में और एक वॉल्यूम में। तो हमें दोनों करेक्शन को एक बार समझना है कि वो करेक्शन में हमें क्या बताया जा रहा है और उसको आपको यूज सर करना है। हाँ बोलो। इसमें ए और बी क्या है? हाँ, हियर ए एंड बी आर वॉन्डर वॉल कॉन्स्टेंट्स। अभी इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, उस सब पे अभी हम लोग बात करेंगे। आर तो आपको पहले से पता है गैस कांस्टेंट होता है, बस ए और बी नए चीजें आ गई थी, तो ए एंड बी आर वॉन्डर वॉल कांस्टेंट। चलिए, तो अब यहाँ पर जो चेंज हुए हैं उन चेंज को समझते हैं कि वो चेंज कैसे आया और क्यों आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं वॉल्यूम करेक्शन। देखिए, मैं इसको अलग तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ, बुक्स वगैरह में इसको थोड़ा सा अलग दिया है। मैं एक बिल्कुल आपको कॉमन सा एग्जांपल दूंगा और आप मुझे बताइएगा कि वो कॉमन एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ध्यान से देखिएगा, ये समझिए कि आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ध्यान से समझिएगा। अभी इनिशियली आपके पास ये एक बल्ब रखा है, ग्लास बल्ब है, इसके अंदर गैस फिल की गई है, इसके अंदर गैस फिल की गई है, और जो गैस के मॉलिक्यूल है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी यहाँ पर जो भी इंटर एटॉमिक स्पेस है उसी को ही आप गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जो इंटर एटॉमिक स्पेस है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। और मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस यहाँ पर माना गया है कि कुछ नहीं है, यानी मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं है, यानी जो इस बल्ब का वॉल्यूम होगा वही यहाँ पर गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं सभी लोग? हाँ सर। तो इनिशियली आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ बल्ब, अकॉर्डिंग टू, अगर हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का वो वाला एजम्पशन जो अभी मैंने शो किया आपको, अगर वो आपने ट्रू माना है तो ऐसा मिलेगा कि जो भी गैस का वॉल्यूम है और जो इस बल्ब का वॉल्यूम है वो सेम मिलेगा।
तो इस बल्ब का वॉल्यूम मैंने यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, वॉल्यूम ऑफ बल्ब, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर समथिंग V। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब आते हैं उसमें करेक्शन। वहां पर बोला गया था कि एक गैस का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है वो निग्लेक्टेड है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम, हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ एक वॉल्यूम है। तो अगर हर एक गैस के पार्टिकल का अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि गैस के पार्टिकल का कुछ वॉल्यूम है, तो उसका अगर कुछ वॉल्यूम होगा तो हर एक पार्टिकल इस तरीके से कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। देखिए मैं यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स को अभी, पहले मैंने नहीं फिल किया था क्योंकि पहले हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल वॉल्यूम हमारे लिए नेग्लेजिबल था, बट अभी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, हमने ये उस एजम्पशन को डिस्कार्ड कर दिया और हमने कहा कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज कंपेरेबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इज कंपेरेबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर हम उस स्टेटमेंट को सही मानते हैं तो अब मुझे बताइए कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस अब मिलेगा नाउ, वो ग्रेटर देन V होगा या लेस देन V होगा या इक्वल टू V होगा? आप मुझे ये बताइए। बोलिए, क्या लग रहा है आप लोग को? जिसको भी जो लग रहा है बोल दीजिए, राइट रॉन्ग का टेंशन मत लीजिए, हमें वही तो आपको एक्सप्लेन करना है। सर इक्वल। इक्वल होगा, ठीक है। बाकी लोग को क्या लग रहा? भैरवी, आपको क्या लग रहा है? सर लेस। वॉल्यूम विल बी लेस। निर्मित, आपको क्या लग रहा? ग्रेटर। ग्रेटर। अदिति, सबका अपना कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जरूर होना चाहिए, सर ब्लैंक मत इक्वल। रहिए। इक्वल रहेगा, ठीक है। वैष्णवी, आपके हिसाब से? लेस। लेस। अर्जुन? सर इक्वल। ठीक है। कुशाग्र? सर लेस। ठीक है। अब सबने, हमें मुझे तीनों तरह के आंसर मिले, ठीक है, ग्रेटर, लेसर और इक्वल, यानी कोई पॉसिबिलिटी आप लोगों ने नहीं छोड़ी। अब मैं एक लाइन मैंने बोली थी, मैं उसको फिर से रिपीट करता हूं और फिर सोचिए। मैंने एक लाइन बोली थी कि यहां पर जब इसके अंदर हमने वॉल्यूम को, इंडिविजुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर दिया था, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट इंटर एटॉमिक स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल या अमंग द मॉलिक्यूल्स। तो इनिशियली जब मैंने कहा था कि एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने निग्लेक्ट कर दिया है, तो जो भी बल्ब का वॉल्यूम है वो सारा का सारा इंटर एटॉमिक स्पेस से भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो बल्ब का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम हो गया। लेकिन अब हमने सेकेंड एजम्पशन को मॉडिफाई किया, हमने कहा नहीं, हर एक गैस का अपना एक इंडिविजुअल वॉल्यूम है और वो कंपेरेबल है विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। तो अब मुझे ये बताओ कि इंटर एटॉमिक स्पेस पहले से बढ़ गया या कम हो गया? इंटर एटॉमिक स्पेस पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ गया है या कम हो गया है? बढ़ गया। अरे कम हो गया है भाई, बढ़ कैसे गया है यार? पहले, ये पहले समझो कि दो पार्टिकल ऐसे थे और वही दो पार्टिकल अभी ऐसे आ गए, अभी डिस्टेंस कहां पर ज्यादा है? यहां ज्यादा होगी भाई, कम हो गई है वहां पे इंटर एटॉमिक स्पेस। सम ऑफ द इंटर एटॉमिक स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। Some of the interatomic space is occupied by individual molecules.
ओवरऑल वॉल्यूम में से जितनी जगह पे, आप समझो कि ये बल्ब का वॉल्यूम V है, उस बल्ब के वॉल्यूम में से जितनी जगह पर आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, लेट अस समझो कि एक बल्ब का वॉल्यूम हमने यहां पे बोल दिया, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमने बोल दिया B है। आप ऐसे समझो कि मैंने बोला कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम B है और यहां पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल कितना वॉल्यूम ऐसा है जो मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, NB। और मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई करने के बाद जितनी खाली जगह दिख रही है, ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, अब हमारे लिए ये जो खाली जगह है ना, ये होता है गैस का वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट इन गैसेज, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ गैस। तो यहां पर अब ये जो इंटरएटॉमिक स्पेस है, ये पहले से डिक्रीज कर गया है। तो डिक्रीज कर गया, कितना डिक्रीज किया है, इतना डिक्रीज किया है। इसीलिए जो वॉल्यूम में करेक्शन किया गया है, तो आपने देखा यहां पर क्या किया गया है, कितना किया गया है, NB, यानी टोटल वॉल्यूम जितना होना चाहिए था उसमें से इतना वॉल्यूम अभी डिक्रीज कर गया है। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? बोलिए। हाँ सर। तो यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। जब हमने वॉल्यूम में करेक्शन किया है तो वॉल्यूम को हमने क्या किया है, डिक्रीज किया है। ठीक है, तो अब उसी को, ये तो मैंने देखिए जैसा एक्सप्लेन किया है, ये बुक में ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया गया है। आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप बुक भी जरूर रीड करिए, टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिए, स्पेशली फॉर दिस सेक्शन, रियल गैस वाले सेक्शन में आप लोग अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिए। अगर आप उस टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे तो आपको कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपका सब्जेक्ट में और भी इंटरेस्ट भी आएगा। तो बुक में इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक्सप्लेन किया गया, मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया है। पर्पस ये था कि आपको ये रियलाइज कराना कि वॉल्यूम डिक्रीज क्यों करेगा। ठीक है, चलिए अब ये तो क्यों करेगा वो तो मैंने कर दिखा दिया, अब कितना करेगा उस पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पर ये जो मैंने बी बोला है, बी इज कॉल्ड हियर, दिस बी इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, जो पहले हमने निग्लेक्ट कर दिया था, वो वॉल्यूम अभी हमने इंक्लूड कर लिया है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है, 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। और हमें शुरू में ये चीज बता दिया गया है, हम लोग शुरू से मान के चल रहे हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल इन शेप। अगर सब के सब स्फेरिकल इन शेप है तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कोई बताए मुझे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल। तो ये आपका बी है, और बी कौन सा है, ये वही बी है जो वॉन्डरवॉल कांस्टेंट है। तो बी का क्या सिग्निफिकेंस है, बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जो हमने पहले एक्सक्लूड कर दिया था उसी को बी बोला गया है। और उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है, आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है। मैं फॉर्मूला टेस्ट में पूछूंगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसका यूनिट। आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया, हाँ सर। बोलिए, आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ लिया। अरे बोलो भाई, यस और नो। हाँ सर। सब। तो अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा है तो मुझे आपके पास ये वॉन्डरवॉल इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को देख के मुझे जरा बी का यूनिट कैलकुलेट करके बताओ, तो मुझे पता चले कि आपको कितना यूनिट डायमेंशन आता है।
आपको डायमेंशन भी बताना है बी का और यूनिट भी बताना है। पहले आप खुद करिए। सर एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ मोल्स। मोल को यूनिट में क्या लिखते हैं? MOL। मोल को अगर आपको यूनिट में लिखना होता है तो वी विल राइट इट MOL। सर ए। क्या आया? सर ए क्या है मतलब? ए अभी अभी हम लोग ए की बात ही नहीं कर रहे। अगर तुम मुझसे ए पूछ रहे हो इसका मतलब तुमने यूनिट डायमेंशन समझा ही नहीं। मुझे याद है अभी तक, तुमको कैसे भूल गया? तुम तो अभी रिसेंट पढ़े हो। अगर आपको ए की सर जरूरत पड़ रही है यूनिट निकालने के लिए तो मतलब आपने यूनिट डायमेंशन का कॉन्सेप्ट समझा नहीं है अभी। सर बी का डिमेंशंस एल क्यूब अपॉन मोल। परफेक्ट, गुड। एक बच्चे को खाली यूनिट डायमेंशन समझ में आया है। भाई यूनिट डायमेंशन में आपको सिखाया गया है कि कोई भी क्वांटिटी किसी भी चीज के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उनके डायमेंशंस इक्वल होते हैं, उनकी यूनिट इक्वल होती है। तो हियर वी कैन से दैट बी इक्वल्स टू वी बाई एन। और वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर। और एन का यूनिट क्या है? मोल। तो इसका यूनिट आ गया लीटर पर मोल। ठीक है। और अगर आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका डायमेंशन क्या आएगा? L क्यूब MOL इनवर्स। इसका डायमेंशन क्या आएगा? L क्यूब MOL इनवर्स। ये इसका यूनिट है, ये इसका डायमेंशन। ये क्वेश्चन आपसे फिजिक्स में भी आ सकता है जेई में, और ये एडवांस में उसमें केमिस्ट्री में भी आ सकता है। दोनों सब्जेक्ट में आने के लिए एलिजिबल है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपसे यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट कराया जा सकता है, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है ये। चलिए, तो ये हमारा एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वॉल्यूम करेक्शन। किसी के पास कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपके पास हर चीज के दो एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, मैंने आपको एक सिंपलेस्ट अपनी तरफ से वो एक्सप्लेनेशन बताया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वन को भी जानना चाहते हैं तो यू शुड रीड बुक ऑल्सो। आपको एक बार बुक भी रीड करनी चाहिए। चलिए, इसके बाद वॉल्यूम करेक्शन के बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज, आपने देखिए वहां पर प्रेशर में चेंज आया है। अच्छा, वॉल्यूम करेक्शन है कितना, पहले वो भी तो लिख लो। तो वॉल्यूम करेक्शन कितना आया है तुम्हारा? NB। दिस इज योर वॉल्यूम करेक्शन। अच्छा, इसके बाद आएगा हमारा प्रेशर करेक्शन। देखिए, उस सेकेंड हाइपोथेसिस जो थी उसमें क्या बोला गया है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो मॉलिक्यूल कभी एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे। अगर मॉलिक्यूल कभी एक दूसरे पे पास ही नहीं आएंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स की वजह से वहां पर कोई प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा। तो जो भी वहां पर गैसियस मिक्सचर में प्रेशर है वो ओनली ड्यू टू व्हाट? मॉलिक्यूल एंड कंटेनर की वजह से है। मॉलिक्यूल और कंटेनर के बीच में जो कोलिजन चल रहा है उसकी वजह से वहां पे सारा प्रेशर जनरेट हुआ है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। कोई फोर्स नहीं है तो वो एक दूसरे के क्लोज ही नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को डिस्कार्ड कर दे, मैंने कह दिया अब कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अभी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तो अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अगर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पर प्रेशर जनरेट होगा।
तो अब गैस का जब हम टोटल प्रेशर निकालेंगे तो बताओ मुझे कि प्रेशर पहले से इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या फिर सेम रहेगा? सबसे मैं फिर से एक एक करके पूछ रहा हूं, सबको आंसर करना है इस चीज का। Sir, 1 minute. Can you repeat the question again? My question is, if we include force of attraction between two molecules, then total pressure will increase, decrease or remain same? Think. चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नेम जिसका दिख रहा होगा, अदिति तुम्हारा ही सबसे पहले दिख रहा है ऊपर। बताओ अदिति, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर हो सकता है? Sir, increase. इंक्रीज करेगा प्रेशर तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। अर्जुन तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है? So same increase. अच्छा, भैरवी, increase, कुशाग्र, Sir, increase. नमन, सर इंक्रीज। अच्छा, और निर्मित तुम बताओ। Increase. वैष्णवी, increase, इसमें सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट है, इसमें सबको बड़े आराम से विजुअल हो रहा है ये चीज कि वैसे है तो बहुत सिंपल सी बात कि अगर वहां पर देखिए पहले प्रेशर था ओनली ड्यू टू दी मॉलिक्यूल एंड कंटेनर ऑफ वॉल, ठीक है, और अभी क्या है वहां पर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल वाला प्रेशर भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल प्रेशर विल व्हाट? इंक्रीजेस, ओवरऑल प्रेशर इंक्रीजेस। कितना इंक्रीज किया है प्रेशर, कितना इंक्रीज किया? अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। ये तो अभी क्लियर है सबको कि प्रेशर इंक्रीज करेगा, ये मुझे एक्सप्लेन करने की फिर से जरूरत नहीं है सबको, ठीक है। तो अभी देखिए, अब यहां पर क्या होगा कि टोटल प्रेशर ड्यू टू मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो टोटल प्रेशर आएगा, अभी मैं सिर्फ मॉलिक्यूल वाले टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूं। टोटल प्रेशर ड्यू टू दी मॉलिक्यूल जो भी आएगा उसको मैंने बोला है P डैश, ठीक है। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ दी डेंसिटी। और आपको पता है डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर मास को हम लोग मोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग उसी को यहां पर लिख रहे हैं N/V, और हम पूरे का स्क्वायर यूज कर रहे हैं। तो जब हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया हमने, तो ये यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है A। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है A, और आपके पास रिलेशन ऐसा दिखाई पड़ता है P(A)N²/V², यानी इतना एडिशनल प्रेशर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। और ये इतना एडिशनल प्रेशर क्यों आया था? जब हमने क्या कंसीडर किया? देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो यहां पर ये A क्या है? Here A is named as van der Waal constant, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है यहां पर? इट बिलोंग्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecule. It belongs to force of attraction between two molecule. ठीक है सर हाँ, तो यहाँ पे आपने कांस्टेंट ए लिया है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता था ना, A B C तो D। यहाँ पे अरे होने को तो कुछ भी, आप कोई भी कांस्टेंट रखते, बस वो कांस्टेंट बता क्या रहा होता हमें
कांस्टेंट तुम कुछ भी रखते ओके। तो वो कांस्टेंट हमें बताता अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल होता। अब वॉन्डरवॉल ने वहां पर उसको ए दिया है, इसलिए हमने भी उसको ए लिखा हुआ है, नहीं तो हमने उसको ए नहीं दिया है, वॉन्डरवॉल ने उसको ए दिया था। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो ए है क्या, ए हमें क्या बता रहा है। ए इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर इस ए को निग्लेक्ट कर दीजिए तो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का आप मान के चल रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में करेक्शन कर देंगे। तो बस हमने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है। चलिए, तो ए क्या बता रहा है हमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। चलो ये फिर से क्वेश्चन आपके ही पास है, यूनिट ऑफ ए बताइए आप लोग, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए। सर डायमेंशंस पता है, क्या चीज। और डायमेंशंस पता है। पहले डायमेंशन नहीं, पहले मुझे यूनिट बताओ, डायमेंशन तो हम निकाल ही सकते हैं, वो हमारा इतना बड़ा सर टारगेट है। हाँ यूनिट बोलो। इज न्यूटन मीटर रेज टू 4 into मोल रेज टू -2। तुमने वॉल्यूम की यूनिट क्या रखी है। मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब रखा है, हम लोग यहाँ पे सब लीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की बात हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं, प्रेशर को एटीएम में रखते हैं। तो आप एटीएम और लीटर में कैलकुलेशन करके बताओ। सर बट ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब होगा। हाँ, वो जब आपको डायमेंशन निकालना होगा तो आप मीटर क्यूब से ही करोगे। करेक्ट है वो, उसमें मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। बट हम लोग जब गैस इक्वेशन करते हैं ना, तो गैस इक्वेशन में हम लोग प्रेशर को एटीएम में रखते हैं और वॉल्यूम को लीटर में रखते हैं। तो डायमेंशन निकालोगे तो तुम्हारा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, डायमेंशन उससे ही निकाला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ यूनिट पूछ रहा हूँ, यूनिट इन टर्म्स ऑफ एटीएम एंड लीटर। देखिए यहाँ पर आप सिंपल सी चीज करेंगे, आपने जिन दो चीजों को ऐड किया है ना, पी और इनको, तो इन दोनों का यूनिट डायमेंशन इक्वल होगा। P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां से आप A निकालोगे तो क्या आएगा, पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो P का यूनिट क्या हो गया, यूनिट ऑफ P इज एटीएम। वी स्क्वायर क्या हो गया, लीटर स्क्वायर, और डिवाइड बाई मोल स्क्वायर। तो मोल स्क्वायर को हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो कैसे लिखेंगे, मोल -2। अब इसको आप डायमेंशन निकालना चाहो तो एटीएम को आपको क्या लिखना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया के टर्म्स में न्यूटन में लिखना पड़ेगा। तो एम एल और उसमें लेके आना पड़ेगा आपको। फिर लीटर को आप मीटर क्यूब लिख के होल स्क्वायर करोगे, और मोल को मोल ही रहने देना। तो आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन आपको आता है इसका निकालने के लिए, बट हमारे लिए अभी क्या जरूरत है, इसका यूनिट निकालना। चलिए अब इस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेशर, इस ए पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा, राइट डाउन, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। अरेंज फॉलोइंग in decreasing order of A। किसको किसको अरेंज करना है आपको, H2O, CO2 एंड एयर।
देखिए इसको कैसे किया जाता है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो आप यहाँ पर जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, इस पॉइंट को यूज करके आप सॉल्व करेंगे। ए वैल्यू ऑफ polar molecule is greater than non-polar molecule. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं, देन ए वैल्यू ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल is directly proportional to the surface area. Surface area. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर बनाएंगे तो आपका H2O, CO2 और एयर में वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर का जो A ऑफ वाटर होगा दैट विल बी हाईएस्ट, बट CO2 नॉन पोलर है। और एयर क्या होता है, एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, बोथ आर नॉन पोलर। तो CO2 और एयर ये सब नॉन पोलर होते हैं। तो अब इनको कंपेयर करेंगे तो N2 और O2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं एज कंपेयर टू दी CO2 मॉलिक्यूल। CO2 का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे, लाइक दैट। समझा? सब पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पोलर और नॉन पोलर को अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है नॉन जीरो होता है वो हमारे लिए पोलर होता है। अब ये आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो आप तब तक वेट करो थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए एक क्वेश्चन करिए जरा, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको मैं अलग अलग दे रहा हूं, आपको उनको अरेंज करना है ए के ऑर्डर में। हीलियम, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, इनको अरेंज करना है। दूसरा आपको इनको अरेंज करना है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इन सबको आपको एक ही ऑर्डर में अरेंज करना है। मैं 5 मिनट के लिए नीचे जा रहा हूं, तब तक आप इसको कंप्लीट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने दिया है और बिल्कुल करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए इन सब में हीलियम, आर्गन, जेनॉन और क्रिप्टन में सबसे बड़ा कौन सा होता है? इनमें सबसे बड़ा होता है साइज में जेनॉन, उसके बाद आता है क्रिप्टन, फिर उसके बाद आता है आर्गन और फिर हीलियम। जो सबसे बड़ा है साइज में उसी का ए ग्रेटर होगा, उसी के लिए ही ए सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, और नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, ये भैरवी ने आंसर किया, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला क्वेश्चन, परफेक्टली ऑल करेक्ट। सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? नॉर्मल पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का और फिर नियोपेंटेन का। ये ऑर्डर ऑफ ए है। जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा।
डन? हाँ सर। चलिए, तो ये हमने देखा डेविएशन ऑफ आइडियल गैस। इसके बाद आता है मीजरमेंट। मीजरमेंट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएट हुआ है, मीजरमेंट ऑफ डेविएशन। मीजरमेंट ऑफ डेविएशन। आपको मैंने पीछे एक ग्राफ बना के दिखाया था, प्रेशर पीवी वर्सेस पी। उसमें आपने देखा था कुछ जो आइडियल गैस का ग्राफ था वो तो पैरेलल होना चाहिए था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। कुछ गैसेस का ग्राफ उसके ऊपर था, कुछ गैसेस का ग्राफ उसके नीचे था। तो वो जो ऊपर और नीचे है उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कोई गैस डेविएट है और वो किस तरह से डेविएट है, तो गैस में दो तरह से पॉसिबल डेविएशन होता है। या तो गैस पॉजिटिवली डेविएट होती है या फिर गैस निगेटिवली डेविएट होती है। पॉजिटिवली हम कैसे बोलते हैं, वो जो आपने वहां पर देखा था आइडियल गैस वाली लाइन, उसके ऊपर अगर किसी गैस का ग्राफ आता है तो वो पॉजिटिवली डेविएटेड है, उसके नीचे आएगा तो वो निगेटिवली डेविएटेड है, और एग्जैक्टली उसके ऊपर लाई करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो आइडियल गैस है, वो डेविएट नहीं है। तो ये जो डेविएशन का जो मेजरमेंट है ये हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग करते हैं, आपको पता है कि अगर कोई गैस को हम आइडियल एज्यूम करेंगे तो उस आइडियल गैस का कुछ ना कुछ एक ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम होगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। और उसका एक कैलकुलेटेड वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं वाया एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम और कैलकुलेटेड वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं measurement of deviation। measurement of deviation। तो आप यहां पर लिख लें, राइट डाउन, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन is measured by ratio of molar volume of real gas and ideal molar volume। This ratio is called compressibility factor। This ratio is called compressibility factor, Z। This ratio is called compressibility factor, Z। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, we can write it Z is equals to Vm। Vm stands for molar volume of real gas divided by Vm of ideal gas, ठीक है। तो रियल वाले को तो आप ऐसे ही यहाँ पर हम इसको Vm लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आइडियल को आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, nRT बाई P। आपको पता है ना, PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो यहाँ से हम V निकालेंगे तो कितना आएगा, nRT बाई P। तो ये आपका पूरी तरह से सॉल्व होके आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा PVM डिवाइड बाई nRT। दिस इज योर Z।
तो इन केस ऑफ एन आइडियल गैस, आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, है ना। तो आप इस पीवी की जगह पर एनआरटी रखेंगे तो आपको जेड क्या मिलेगा, जेड यू विल गेट जेड इज इक्वल टू 1। बट in case of a real gas, PV is not equal to nRT। तो अगर PV is not equal to nRT आएगा तो Z भी क्या आएगा, not equal to 1 आ जाएगा, है ना। बोलिए, यहां तक किसी के हाँ पास सर। कुछ डाउट है? तो अगर गैस आपकी रियल है तो वो Z 1 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर 1 के इक्वल नहीं होगा तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर वो लेस देन 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मैं उसको पॉइंट वाइज लिख सकता हूँ ऐसा, इफ व्हेन Z इज लेस देन 1 फॉर रियल गैस, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर रियल गैस व्हेन Z इज लेस देन 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट निगेटिव डेविएशन। इसको हम लोग क्या नेम देते हैं, निगेटिव डेविएशन। इसको हम लोग निगेटिव डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर गैस जेड लेस देन 1 होता है तो इसके साथ साथ हमें एक और चीज पता चलती है कि गैस इज मोर कंप्रेसिबल, more compressible than expected from ideal behavior। ये हमने z लेस देन 1 के लिए लिखा। अब सर दूसरा, सर मोर कंप्रेसिबल कैसे? मोर कंप्रेसिबल कैसे, अभी इसको आगे बताते हैं। when z is greater than 1, z is greater than 1, देन हम लोग कह सकते हैं इट इज पॉजिटिव डेविएशन, then we can call it positive deviation and gas is less compressible। गैस इज लेस कंप्रेसिबल किसके रिस्पेक्ट में, देन एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर। फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। चलो अभी तुम्हारे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि क्यों इसमें कंप्रेसिबल हुआ और कंप्रेसिबल नहीं हुआ। देखिए, कंप्रेसिबल होना या नहीं होना किस चीज पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इंटर एटॉमिक स्पेस लार्ज है, काफी हाई है, ठीक है, तो उनके बीच में बहुत खाली जगह है, तो उनको जब हम कंप्रेस करेंगे तो वो आसानी से कंप्रेस हो जाती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, इंटर एटॉमिक स्पेस कम है, तो उसको कंप्रेस करने में डिफिकल्टी आती है। अब मॉलिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस हाई कैसे आएगा और कम कैसे आएगा, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा
तो उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम आ जाएगा। और जब हम प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, जब हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो उनके बीच में वॉल्यूम उनका बढ़ जाएगा। ये सब मैं किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ? आप बॉयल्स लॉ याद रखिए, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर मैंने प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम सडनली इंक्रीज कर जाएगा, उनके बीच में ढेर सारा एंटोमिक स्पेस आ जाएगा, तो उनको कंप्रेस करना आसान हो जाएगा। तो व्हेन z इज लेस देन 1, जब z लेस देन 1 होता है, ये कब आ सकता है? z लेस देन 1 कब आएगा? यहां से देखिए, z लेस देन 1 कब आ सकता है? क्या कंडीशन हो सकती है? जब प्रेशर डिक्रीज किया हो। जब रियल वॉल्यूम जो है वो इस आइडियल वॉल्यूम से क्या है, कम आता है। जब रियल वॉल्यूम जो है वो आइडियल वॉल्यूम से कम होगा, तभी तो ऐसा होगा ना। ये वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तभी तो z डिक्रीज करेगा। तो रियल वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो वो वहां पर क्या हो गया है, z लेस देन 1 हो गया है। या तो आप उसको डायरेक्टली प्रेशर के टर्म्स में भी बोलिए कि जैसे जैसे हम वहां पर प्रेशर इंक्रीज करते जाते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम उसका कम होता चला जाता है। अगर आप पीछे वाले ग्राफ के पास जाए, हम लोगों ने पीछे जो ग्राफ बनाया था, आप उसको एक बार देखोगे तो अच्छा दिखेगा। यहाँ पर ग्राफ काफी पीछे चला गया, ये वाला ग्राफ। हाँ देखो, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब प्रेशर सबसे ज्यादा है जिस टाइम पर, उस वक्त वॉल्यूम मिनिमम होगा। वॉल्यूम मिनिमम होगा तो उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। तो आप इधर आइडियल गैस और रियल गैस को जरा ध्यान से देखो। ये आइडियल गैस है और एक ये रियल गैस है। रियल गैस यहाँ पर है। अब रियल गैस में कंपैरिजन करना है तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा, उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसी का ही z भी लेस देन 1 आएगा, उसका ही z लेस देन 1 आपको मिलेगा। तो चलिए ये पॉइंट्स आप अपने पास कहीं पर लिख लीजिए अच्छे से, नीट एंड क्लीन। फिर हमें इसी चीज को ग्राफिकली भी देखना है। अभी हमें इसे ग्राफिकली भी बनाना है। चलिए इसका अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ ऐसा आएगा कुछ। ग्राफ विल बी लाइक दैट। यहाँ पर देखिए, जब z वर्सेस p का ग्राफ खींचा गया है, z वर्सेस p का ग्राफ, तो z इज हियर, z इज इक्विवेलेंट टू pv, z इज इक्विवेलेंट टू pv। तो यहाँ पर देखो, ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन ये पैरेलल दिख रहा है, इसको बोला गया है आइडियल। और उसके ऊपर जो गैसेस रखी गई है जो है, उनको बोला जाता है पॉजिटिवली डेविएटेड। और ग्राफ में जो नीचे है, इनको बोला जाता है निगेटिवली डेविएटेड। तो ये जो गैसेस ऊपर है, इनके लिए z का वैल्यू क्या है, इनके लिए z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। और जो गैस ये नीचे है, इनके लिए z का वैल्यू लेस देन 1 है। और जो एग्जैक्टली ये आया है, इनके लिए z का वैल्यू 1 होता है। तो ये है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के रिस्पेक्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग टेम्परेचर का भी इफेक्ट देख लेते हैं कि साथ में टेम्परेचर वाला भी यहीं पे बना लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए किस अलग अलग टेम्परेचर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ग्राफ बनाया गया है। एक सेम गैस है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसका ग्राफ बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है। ये एक्चुअली ग्राफ बनाया गया है नाइट्रोजन गैस का। ये ग्राफ किस चीज का है? ये नाइट्रोजन गैस का ग्राफ है। तो नाइट्रोजन गैस वैसे तो पॉजिटिवली डेविएटेड होती है, यानी उसका ग्राफ ऐसा था ये T1 टेम्परेचर पे। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू किया। जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जाने लग जाता है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये गलत है। शुरू हमेशा यहाँ से होना चाहिए। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। आप लोग जब कॉपी करिएगा तो आप यहाँ से बनाइएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, ये ओरिजिन यानी यहाँ से डेविएशन इस पॉइंट से हुआ है, यहाँ से शुरू होना चाहिए ग्राफ ये। तो जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, देखिए गैस का डेविएशन चेंज हो रहा है। किस तरह से चेंज हो रहा है, बस यही पैटर्न आपको यहाँ पर देखना है। जब टेम्परेचर कम था तो वो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव हो रही है, फिर और टेम्परेचर कम किया वो और निगेटिव डेविएट होगी, टेम्परेचर और कम करेंगे और निगेटिवली डेविएट होगी। टेम्परेचर कम करके आप क्या कर रहे हैं, आप मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट रोक रहे हैं, उनकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। जब हम उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं और एट द सेम टाइम आप प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूल का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, गैस को कंप्रेस करना आसान हो जाता है। जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, और जब कंप्रेस करना आसान होता है तो गैस निगेटिवली डेविएट होना शुरू होती है, लाइक दिस। और शुरू में देखो वो पॉजिटिवली डेविएटेड थी, उस वक्त उसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट था क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो आप प्रेशर कितना भी बढ़ा रहे थे वो पॉजिटिवली डेविएटेड थी। लेकिन जब आप टेम्परेचर भी साथ साथ कम करते जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, गैस का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होता है, गैस को लिक्विफाई करना आसान हो जाता है। तो उस केस में वो पहले निगेटिवली डेविएटेड होना शुरू हो जाएगी, और जितना लो टेम्परेचर उतना ज्यादा निगेटिवली डेविएटेड रहेगी। इस पॉइंट को चाहो तो आप कहीं पर ऐसे लिख भी लीजिएगा। सर टी टेम्परेचर है ना? हाँ, टी टेम्परेचर है। ओके। आज की क्लास से आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट करिएगा। जब भी आप जेई का पेपर आप लिखेंगे तो आपको 100% एक क्वेश्चन मिलेगा इस सेक्शन से जो आज आपने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैथ कम है, लॉजिकली ज्यादा चीजें थिंक करनी है। तो जहां पर थिंकिंग ज्यादा लगेगी वो क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आता है। दोनों सर ग्राफ यहाँ प्लॉट पे करिए। T1, सर यहाँ पे T1 ग्रेटर है T2 से। हाँ, फिर T3 फिर T4 ऐसे करके कितने भी सर टेम्परेचर हाँ बोलो। पहले तो डिक्रीज हुआ फिर बाद में इंक्रीज हुआ है इधर पे। कोई भी गैस हमेशा कंप्रेसिबल नहीं रहती। एक टाइम ऐसा आता है कि गैस को कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं रहता, जब वो टाइम आता है तो ग्राफ ऊपर चली जाती है, पॉजिटिवली डेविएटेड हो जाती है। आप किसी भी चीज को दबाते जाइए, आप हाथ में एक बॉल लीजिए, उसको प्रेस करिए, उसकी एक मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट होगी जहां तक उसको प्रेस किया जा सकता है ना। हाँ। तो बस वो मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट होती है ये पॉइंट, जहां पर ये z = 1 है।
उस स्टेज को क्रॉस करने के बाद हम उसको प्रेस नहीं कर सकते, तो जहां से हम प्रेस नहीं कर सकते वहां से गैस पॉजिटिवली डेविएट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लिखिए वेरिफिकेशन ऑफ वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वेरिफिकेशन ऑफ वॉन डेर वाल इक्वेशन by Z, compressibility factor Z। तो यहां पर फॉर 1 मोल रियल गैस वॉन डेर वाल इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस A बाई V स्क्वायर एंड V माइनस B इक्वल्स टू RT। N की जगह पर हमने 1 मोल ले लिया फॉर 1 मोल। अब मैं पहले आपके साइड पे छोड़ रहा हूं, पहले आप थिंक करो फिर मैं उसका आंसर करूंगा। मैं आपको केस दे रहा हूं, आप उसको थिंक करिए। एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, पहले आपको ये लो प्रेशर पर, तो मैं लो प्रेशर वाला मैं करके दिखाता हूं और हाई प्रेशर वाला मैं आपको दूंगा करने के लिए, क्योंकि पहले आपको ये तो पता चले कि आपको करना क्या है ना। तो देखिए एट वेरी लो प्रेशर, अगर आप प्रेशर बहुत कम कर देंगे गैस का तो बताइए वहां पर क्या हो जाएगा, क्या चेंज आएगा गैस में? वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, गैस का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे इस वॉन डेर वाल इक्वेशन में क्या चीज निग्लेक्ट हो जाएगी, इस वॉन डेर वाल इक्वेशन में क्या चीज निग्लेक्ट हो जाएगी? अगर गैस का वॉल्यूम लेट अस सपोज आपने इनफाइनेटली बढ़ा दिया तो उस गैस का इंडिविजुअल मॉलिक्यूल उस टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलेंगे एट लो प्रेशर Vm will be very high। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, B can be neglected। तो अगर आप यहां से B को निग्लेक्ट कर दीजिए तो आपको यहां पर क्या बचा, सिर्फ P बचेगा। तो अब देखिए आपकी इक्वेशन कैसे रिड्यूस होगी, यहां पर सिर्फ V का टर्म बचेगा और इधर बचेगा RT। इस V को अंदर ले जाइए तो ये क्या आएगा, PV प्लस A बाई V इक्वल्स टू RT। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में RT से डिवाइड किया। तो पूरी इक्वेशन को जब आप RT से डिवाइड करोगे तो PV बाई RT बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा A बाई V RT और इधर आएगा 1। PV बाई RT आपको पता है कि क्या होता है, PV बाई RT इज व्हाट, Z। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को बोलते हैं PV बाई RT। तो इसको हमने लिख दिया Z, और इस A बाई V RT को हमने उस तरफ ले गए। तो आपको देखिए ये जो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन थी वो आपको रिड्यूस होके इस तरीके से एक नए फॉर्म में देखने को आपको मिलेगी। अब एग्जाम में कभी कभी वो लोग क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि एट लो प्रेशर पूछा है व्हाट इज वॉन डेर वाल इक्वेशन, तो एट लो प्रेशर वॉन डेर वाल इक्वेशन इज Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन V RT। अब आप यहां से कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए अब आप यहाँ पर इस पूरी वैल्यू, इस जो टर्म है A बाई V RT, इसको आप कुछ भी रख दीजिए। अगर आप इसको यहाँ पे मिनिमम 1 रख सकते हैं या आप 1 से ग्रेटर रख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। हर केस में क्या ये Z की वैल्यू लेस देन 1 नहीं आएगी,
बोलिए, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ भी रख दीजिए एक्सेप्ट जीरो। जीरो रखेंगे तो z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, लेकिन जीरो के अलावा अगर आप 0.1 भी रख देंगे, अगर आपने यहाँ 0.1 भी रख दिया तो 1 माइनस 0.1 कितना हो गया 0.9, तो भी वो कैसा आएगा, लेस देन 1 आएगा। समझ में आया चीज? तो जब आपका प्रेशर लो होगा उस वक्त वॉल्यूम इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, z विल बी लेस देन 1। और अगर z लेस देन 1 आपने प्रूव कर दिया तो आप क्या बोल सकते हैं, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि गैस के बीच में ढेर सारा इंटरएटॉमिक स्पेस आ चुका है। गैस बिकम हाईली कंप्रेसिबल किसके रिस्पेक्ट में, आइडियल गैस बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, आइडियल बिहेवियर के रिस्पेक्ट में। इस पॉइंट में किसी के पास कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है तो फिर एक आप करके दिखाओ। अब आप लोग मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखाइए। एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पर बताइए कि यहाँ पर वॉन्डर वॉल इक्वेशन क्या आएगी, z कैसा होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंक्लूड करिए। सबसे पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर जज करना पड़ेगा कि हाई प्रेशर पर क्या चीज वहां से एलिमिनेट हो जाएगी। जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आगे आप नहीं बता पाओगे। देखिए एक सिंपल सी चीज है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे हाई प्रेशर होगा, जब हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम प्रेशर। तो जब आप मैक्सिमम प्रेशर दे चुके होंगे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी गैस को, तो उस वक्त क्या फर्क पड़ेगा वहां पर, अगर आपने वहां वॉल्यूम पर कब हो जाएगा? मैक्सिमम प्रेशर दे दोगे, यानी मैक्सिमम किसी, लाइक तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुमने मैक्सिमम उसको प्रेस कर लिया, उससे ज्यादा प्रेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब गैस को तुमने मैक्सिमम प्रेस कर दिया, उसके सारे मॉलिक्यूल जितना एक दूसरे के क्लोजर आ सकते थे आ गए, यानी अब वो उससे ज्यादा एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते, यानी उनके बीच में अब कोई भी फर्दर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, उनके बीच में अब कोई भी फर्दर नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो अगर कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा तो क्या चीज वहां से एलिमिनेट हो जाएगी, नहीं समझ पा रहे आप? जब अगर आप मॉलिक्यूल्स को, एक समझिए ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये, आपने इनको मैक्सिमम कंप्रेस करके एक दूसरे के क्लोजर ला दिया, अब इससे ज्यादा वो एक दूसरे के क्लोज नहीं जा सकते, तो अब इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग सकता था वो लग चुका। अब क्या उससे ज्यादा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया यहाँ पे काम करेगा, नहीं करेगा। देयर इज नो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो ए विल बी निग्लेक्टेड। हाँ, अगर वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो हम बी निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ए निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको फर्दर कंप्रेस नहीं किया सकता, वो फर्दर ऑलरेडी अपने मैक्सिमम एक दूसरे के पास जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकते थे वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, वो कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएंगे। भैरवी ने किया है, बिल्कुल करेक्ट है उसका। तो यहाँ पर ए निग्लेक्ट हो जाएगा। जब आप ए निग्लेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ पी बचेगा यहाँ पर। तो ए के साथ वाला पूरा टर्म निग्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या आएगा, v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। अब पी ये अंदर ले जाइए, पीवी माइनस पीवी इक्वल्स टू आर टी। पूरी इक्वेशन में हमने आर टी से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा पीवी अपॉन आर टी माइनस पीवी अपॉन आर टी इक्वल्स टू 1। अब पीवी बाई आर टी को हम लिख सकते हैं z, ठीक है, और इसको उधर ले जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पीवी अपॉन आर टी। ये हमारी नई इक्वेशन हमको मिलेगी
जब यहाँ पर प्रेशर हाई होगा। अब आप यहाँ पर इस PV/RT की वैल्यू कुछ भी रखिए एक्सेप्ट 0, तो आपको ये Z का वैल्यू हमेशा क्या मिलने वाला है, ये Z की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलने वाली है, ग्रेटर देन 1। 1। तो ग्रेटर देन 1 आएगी तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल, उसको ये लेस कंप्रेसिबल आएगी, मतलब उसको फर्दर कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल, उसको फर्दर कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझा? तो अच्छा, अब गैस जब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है और घटती है, उससे आप मुझे बताओ कि अगर हम एक गैस को लिक्विड बनाना चाहते हैं तो किस तरह की गैस को हमें लिक्विड बनाना आसान होगा, जिसको कंप्रेस करना आसान है या जिसको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है? तो जिसको डिफिकल्ट है। नहीं भाई, जिसको अगर कोई गैस ऑलरेडी आपने हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया है और मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने के बाद अभी भी वो गैस में है, तो उससे ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आप कितना भी लगाओगे, अब वहां पे कोई एक काम नहीं कर रहा, यानी अब वो फर्दर कंप्रेस नहीं होगी, और अगर वो कंप्रेस नहीं होगी तो वो गैस की गैस ही रहेगी, लिक्विड बनेगी नहीं। लेकिन जब गैस के बीच में इंटर एटॉमिक स्पेस होता है तो गैस को कंप्रेस करना आसान होता है, और जब तक गैस को कंप्रेस, जितना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है उतना उसको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है। क्योंकि गैस से लिक्विड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उनके बीच का इंटर एटॉमिक स्पेस डिक्रीज करना होता है। अगर गैस फर्दर कंप्रेस ही नहीं होगी तो आप उनका एटॉमिक स्पेस डिक्रीज कैसे करेंगे, और बिना एटॉमिक स्पेस डिक्रीज किए आप उसको लिक्विड नहीं बना सकते। तो जब भी Z ग्रेटर देन 1 है तो गैस कंप्रेसिबल नहीं होगी, और अगर वो कंप्रेसिबल नहीं होगी तो लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट, उसको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। और उसी जगह पर अगर मैं यहां पर बोलूं, इस जगह पर गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, यानी उसको और कंप्रेस किया जा सकता है, तो वी कैन से दैट गैस इज इजीली लिक्विफिएबल, उसको आसानी से लिक्विड बनाया जा सकता है। क्योंकि लिक्विड बनाने के लिए हमको उनके बीच का एटॉमिक स्पेस कम करना है, और कम कैसे होगा, जब उनको हम कंप्रेस कर पाएंगे। इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लिक्विड बना सकते हैं, लेकिन जिस गैस को हम कंप्रेस ही नहीं कर सकते उसको लिक्विड कैसे बनाएंगे? तो जब Z लेस देन 1 आएगा तो गैस इज कंप्रेसिबल एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज इजी, और जब Z ग्रेटर देन 1 आएगा तो गैस इज लेस कंप्रेसिबल एंड लिक्विफिकेशन इज डिफिकल्ट। केवल भैरवी को ही ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझा, बाकी किसी को ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। चलिए अब मैं एक बार आपको आइडियल गैस और रियल गैस को समराइज कर देता हूं। सर, हाँ, सारी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं? सारी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विफाई सबको कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए लिक्विफिकेशन का होना इजी और डिफिकल्ट की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनको आसानी से लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि हीलियम, नियॉन, नाइट्रोजन गैस, इन हाइड्रोजन गैस, इनको लिक्विफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोला है मैंने, इम्पॉसिबल नहीं बोला है, डिफिकल्ट होती है। लेकिन जो अदर गैसेस है जैसे कि अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, इनको लिक्विफाई कर सकते हैं। घरों में जो LPG यूज होती है वो क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आपने गैस को लिक्विफाई करके सिलेंडर में फिल किया है। समझा? हाँ सर। चलिए, ये है आपका, देखिए आइडियल गैस और रियल गैस का एक छोटा सा समरी पार्ट है ये, आइडियल गैस एंड रियल गैस। आइडियल गैस, जीरो वॉल्यूम, जीरो अट्रैक्टिव फोर्स, PV इक्वल्स टू nRT, Z इज इक्वल्स टू 1 होता है। रियल गैस, नई इक्वेशन, नॉन जीरो वॉल्यूम, हैविंग सम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से वो इधर पॉजिटिव और नेगेटिवली डेविएटेड होगी। पॉजिटिव डेविएटेड होगी तो उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स जनरेट होंगे, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई।
Z लेस देन 1 होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होंगे, इजी टू कंप्रेस, इजी टू लिक्विफाई। तो ये आपके आइडियल गैस और रियल गैस का एक फाइनल। तो आज हमने रियल गैस और आइडियल गैस का बिहेवियर स्टडी किया है। अब हमारा देखिए इस चैप्टर में दो चीजें बची है, एक बचा है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और दूसरा हमारा बचा हुआ है गैस ईडियोमेट्री। गैस ईडियोमेट्री के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आप सबने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका मोल कॉन्सेप्ट मिसिंग है। तो हम लोग आगे जाके गैस ईडियोमेट्री पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्रिटिकल कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं आइडियल गैस, इसमें गैसीय स्टेट में, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।